नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले देखो, सॉरी आज ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअल में ना कल यानी संडे को ना भुवनेश्वर में एक टॉपर्स का मीटअप था। एक्चुअल में ना ओपीएससी का रिजल्ट आया था हाल ही में, और आपको इस चीज़ पर गर्व भी होगा कि अपनी एडिटोरियल डिस्कशन की कम्युनिटी से ना बहुत सारे मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। जैसे रैंक 12 है स्वरूपनी, और रैंक 18 है असीमा, और कई टॉपर्स तो ऐसे जो बहुत पुराने एडिटोरियल डिस्कशन से जुड़े हुए हैं, जैसे संदीप थे, सौम्या रंजन थे, और भी बहुत सारे थे। समय लग गया लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन देखो हुआ। तो इस वजह से मैं भुवनेश्वर गया हुआ था। कल मीटअप था एक, और आज ही वापस लौटा, 3 बजे वापस आया। तो इस वजह से ना लेट हो गया थोड़ा वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से बना देता हूँ अब। ठीक है, तो आज सॉरी लेट हो गया वीडियो, लेकिन 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को ना नेशनल प्रायोरिटी ट्रीट करनी चाहिए सरकार को। दूसरा आर्टिकल सरक्रीक से संबंधित है, ये भी द हिंदू का है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में भी है, तो कंपाइलेशन डिस्कस कर लेंगे, पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे सरक्रीक के इशू का। और तीसरा जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। सरकार को ना एम्प्लॉयमेंट को नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के नहीं जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है आपको पता है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी देखो देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 64 के एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन आती है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है ना, तो फिर ना उस देश के पास ना तेजी से डेवलप करने का एक सुनहरा मौका होता है, जो कि देखो अभी हमारे पास में है। आर्टिकल में ना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का डेटा है, ये देखो CII का डेटा है। अगले 25 सालों में ना इंडिया अपनी वर्कफोर्स में 13.3 करोड़ यानी 133 मिलियन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं वो ऐड करेगा। और हैरानी की बात ये है, पूरी दुनिया में जितने लोग टोटल वर्क फोर्स में ऐड होंगे ना, उसमें से 18% तो सिर्फ इंडिया से होंगे। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट ये जो खिड़की है ना, ये हमेशा नहीं खुली रहेगी। 2043 आते आते ना हमारी जो पॉपुलेशन है वो पीक पे होगी, वर्कर की पॉपुलेशन उस समय तक हमारी पीक पे होगी, और उसके बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी। यानी हमारे पास में ना तेजी से ग्रो करने का सिर्फ आगे का 15 से 20 साल का क्रिटिकल टाइम है। अगर इस क्रिटिकल टाइम में ना हमने इन नौजवानों के हाथों में काम नहीं दिया तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। फिर वही बेरोजगार लोग सोशल अनरेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्राइम करेंगे, ये सब देखने को मिल सकता है। समझ गए। और देखो, एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन ना गरीबी हटने से है। जब एक परिवार में किसी को क्वालिटी जॉब मिलती है ना, तो सिर्फ उसकी इनकम नहीं बढ़ती, बल्कि उस पूरे परिवार का एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टैंडर्ड, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है, और लाखों करोड़ों लोग गरीबी से ना बाहर निकलने लगते हैं, पुवर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं। और अगर देखो क्वालिटी जॉब्स लोगों को मिले तो इससे रीजनल डिस्पैरिटी जैसे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का जो अंतर होता है वो कम होता है, रीजनल डिस्पैरिटी। और इसका अलावा सोशल डिस्पैरिटी भी कम होती है अगर क्वालिटी जॉब्स लोगों को मिलती हैं। सोशल डिस्पैरिटी जैसे अलग अलग जातियों के बीच या फिर समुदायों के बीच में इनकम लेवल का गैप होता है ना, जैसे इस जाति के लोग ज़्यादा अमीर मिलेंगे, उस जाति के लोग ज़्यादा गरीब मिलेंगे, वो गैप भी कम होता है अगर लोगों को क्वालिटी जॉब मिलती है तो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल लोग मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जुड़ते हैं, तो ट्राइबल लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, और उनके बीच का और दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में इनकम गैप जो है वो कम होता है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इंडिया जो है एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब लोग जब कंज्यूम करते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं, तो इसी से तो फिर
हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, लोग पैसा खर्च करते हैं, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन लोग देखो तभी पैसा खर्च करेंगे ना जब उनके पास में क्वालिटी जॉब्स हैं। मतलब अगर सरकार क्वालिटी जॉब्स प्रोड्यूस करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली फिर देश की जीडीपी ग्रो करेगी। समझे? इसलिए भी क्वालिटी जॉब्स प्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि देश की इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन देखो अभी ना कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो देखो ये है, अभी ना सरकार की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब देखो बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च की हैं। स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्कीम्स जैसे मनरेगा स्कीम है, स्कीम्स जैसे देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च की है जो अपनी अपनी जगह देखो ठीक काम कर रही हैं, कुछ कमियां होंगी लेकिन सरकार ने लॉन्च की हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, जॉब्स इंक्रीज करने के लिए जो सारी स्कीम्स है ना वो एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं आती हैं, फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। समय समय पर सरकार का मन में आता है या फिर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर देती है दिखाने के लिए कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। बट सरकार को ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके अंडर ये सारी स्कीम्स आए। फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ना ये देखिए जॉब्स क्रिएट करने में ना डिमांड गैप और सप्लाई गैप दोनों हैं। डिमांड गैप और सप्लाई गैप मतलब सप्लाई गैप कैसे है? लोगों की तरफ से सप्लाई कम है। एक सेकंड में आपको पेन से समझाता हूं। सप्लाई गैप कैसे है? लोगों की तरफ से ना प्रॉपर स्किल्स नहीं आ रही हैं। आज के समय में जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनके पास में स्किल ही नहीं है, वो पुरानी कोडिंग सीख रहे हैं, जबकि जमाना रोबोटिक्स का आ गया है, जमाना एआई का आ गया है। तो फिर कंपनीज इनको हायर नहीं करती। इनको लगता है कि पहले सीख के आओ, पहले सर्टिफिकेशन करके आओ, तब हम आपको जॉब देंगे। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 ये कहती है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 ये कहता है कि इंडिया में सिर्फ 51% जो यूथ है ना वो एम्प्लॉयबल हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट देने लायक हैं। तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग फिगर है। तो ये है सप्लाई गैप। अब बात करते हैं डिमांड गैप की। कंपनीज की तरफ से उतनी डिमांड भी नहीं आ रही है। कई बार देखो इकोनॉमी तो ग्रो कर जाती है बट आपको पता है उस रेशो में ना जॉब्स नहीं जनरेट हो पाती। तो इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। देश की इकोनॉमी ग्रो हो गई लेकिन कंपनीज ने जॉब जनरेट नहीं की, तो इस चीज को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और एआई की वजह से ये और ज्यादा बढ़ेगा। पहले फैक्ट्रीज में 100 वर्कर काम करते थे, एआई के आने की वजह से 100 की जगह 50 वर्कर काम करने लगे। तो कंपनीज की तरफ से डिमांड कम हो गई है। तो सप्लाई साइड में भी गैप है, डिमांड साइड में भी गैप है, दोनों जगह गैप है। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है? लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी मतलब देखो ज्यादा जॉब्स कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। और वर्कर्स ज्यादा कहां पे है? वर्कर्स यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है। वर्कर्स अलग जगह पे हैं, जॉब्स अलग जगह पे हैं। लेकिन आज के समय में ना अलग अलग राज्यों में ना डिमांड उठती रहती है कि लोकल्स के लिए भी रिजर्वेशन करो। प्राइवेट सेक्टर में भी कई राज्यों ने कोशिश भी की है 75% रिजर्वेशन फॉर द लोकल लेबरर। तो ये गलत है। एक राज्य का वर्कर दूसरे राज्य में आसानी से जाके काम कर सके बिना किसी चुनौती के, ऐसा इकोसिस्टम हमारे देश में होना चाहिए। मतलब वन इंडिया जो होना चाहिए ना वैसा इकोसिस्टम बन नहीं रहा है। कई बार लोग कतराते हैं, यार तमिलनाडु में जाके काम नहीं करेंगे, वहां पे हरासमेंट होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, समझे? तो इसके बाद अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये देखो, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। आज के समय में आवश्यकता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाओ। अब ये जो पॉलिसी है ना ये मिल के बनानी चाहिए। मतलब जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर के साथ मिल के, और सेंटर में भी अलग अलग की मिनिस्ट्रीज मिल के, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, एकेडमिया, सब मिल के ये ना नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। जब ये पॉलिसी बन जाए तो इसका ना 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऊपर तो देखो सीनियर लेवल पे जो सेक्रेटरीज है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, सेक्रेटरीज होते हैं, उनका जो ग्रुप है वो इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को ओवरसी करे। ओवरसी मतलब कोऑर्डिनेशन करवाए, विजन तैयार करे इस पॉलिसी का, सब कुछ वो ऊपर की कमेटी करे जिसमें सेक्रेटरीज का ग्रुप हो। और दूसरा
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर ये जो पॉलिसी है ना वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के द्वारा। समझ गए? दूसरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज का, जो लोकल लेवल पे फिर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होगी ना, उसको ग्राउंड लेवल की हालात के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो वो इंप्लीमेंट ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ऐसी होनी चाहिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। फिर राइटर बोलते हैं जो हाई पोटेंशियल एरियाज है ना उन पे फोकस करो। जैसे देखो टेक्सटाइल सेक्टर है, वियतनाम और बांग्लादेश ने देखो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है, लाखों लोगों को जॉब दी है। दूसरा जैसे टूरिज्म है, एक टूरिस्ट इंडिया में आता है ना, किस किस पे खर्च करता है? टैक्सी वाले को पैसा देता है, रेस्टोरेंट पे पैसा देता है, घूमने जाता है, गाइड को पैसा देता है। तो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करो ना भाई। फिर एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग जैसे किसान 5 रुपए में प्याज बेच देता है, लेकिन वो प्याज को प्रोसेस करके बेचे तो कितना बढ़िया उसको पैसा मिले। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगनी चाहिए। एमएसएमई है, ये सारे ना हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जिन पे सरकार को फोकस करना चाहिए। एमएसएमई तो देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है, किसके द्वारा? एमएसएमईज के द्वारा। समझे? फिर नेक्स्ट है गिग इकोनॉमी। देखो गिग वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में। गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, स्विगी, जो फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं, ट्रेडिशनल परमानेंट जॉब इनकी नहीं होती 9 to 5 टाइप की, जब मर्जी आया वो काम किया। लेकिन देखो गिग वर्कर्स ना हमारे देश में बढ़ तो रहे हैं और 2030 आते आते इनकी संख्या 9 करोड़ हो जाएगी। लेकिन ना गिग वर्कर्स के लिए ना अभी प्रॉपर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जैसे इंश्योरेंस इत्यादि। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री इनके लिए होनी चाहिए। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री मतलब जितने भी लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं ना, उनका सबका डेटा एक जगह पे, और उन्होंने जहां जहां पे काम किया सारी डिटेल, कहाँ कहाँ पे काम किया, कितना पैसा उन्होंने वहां पे लिया, सब कुछ एक जगह पे होगा। तो फिर गिग वर्कर्स जो हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उनको काम मिलने में आसानी होगी। अभी क्या है, गिग वर्कर्स का ना करियर ग्रोथ पाथ भी अनसर्टेन होता है। डिलीवरी तो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन 5 साल बाद भी क्या डिलीवरी कर रहे होंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो उनका करियर ग्रोथ होना जरूरी है, उनकी रीस्किलिंग भी जरूरी है। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ना गिग वर्कर्स के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लेके आई, मतलब सिर्फ इनके लिए नहीं, वो वैसे भी वर्कर्स के लिए है, सभी वर्कर्स के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। लेकिन अब अभी ना उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बहुत कम है इंडिया में 25-30% के बीच में है। जबकि हमारे पड़ोसी देश, आप बांग्लादेश देख लीजिए, यहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ना 40% से ज़्यादा है। अगर देखो IMF की रिपोर्ट कहती है अगर इंडिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में मैन के बराबर अगर आ जाए ना, तो देश की जो GDP है वो 27% ग्रो कर जाएगी। समझ गए? लेकिन ये कैसे बढ़ेगा? महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कैसे बढ़ेगा? अगर हम उन्हें सेफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड केयर और एल्डर केयर की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी क्या है, महिलाओं को कह दिया जाता है कि आप बच्चों की केयर कीजिए, एल्डर की केयर कीजिए। अगर महिलाएं जॉब करती हैं तो गलत माना जाता है कि ये वो महिला है जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अगर अच्छा चाइल्ड केयर और एल्डर केयर सपोर्ट हमारे देश में होगा तो फिर महिलाएं भी ज़्यादा काम कर सकेंगी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या फिर आशा वर्कर्स हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मलाइज किया जाए, उनकी ठीक सैलरी उनको मिले। समझ गए? फिर राइटर लास्ट में बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल घिसी पिटी लाइन है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में देखिए हमें ना टाइम पे एम्प्लॉयमेंट संबंधित ना डेटा नहीं मिल पाता। अगर सरकार के पास में हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट डेटा होगा तभी तो फिर अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सकती है ना। खास करके देखो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा कलेक्ट करना ना बहुत मुश्किल है। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि एक डेडिकेटेड ना वर्क फोर्स बनाई जाए, एक टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स ना डेटा कलेक्शन के मेथड्स को इंप्रूव करे और ये सुनिश्चित करे डेडिकेटेड टास्क फोर्स कि पॉलिसी मेकर्स के पास में ना रियल टाइम पे डेटा हो। ऐसा नहीं कि 2022-23 का डेटा अभी सरकार को मिल रहा है, इतना पुराना डेटा का सरकार क्या करेगी। लेटेस्ट रियल टाइम बेसिस पे सरकार को डेटा मिले और उसके बेसिस पे सरकार पॉलिसी बनाए। समझ गए? तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बोला जाता है, हमें ना 2047 से पहले
अपने देश को विकसित भारत बनाना है, तो एम्प्लॉयमेंट पे सरकार को ध्यान देना होगा और इसे ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेना होगा, समझ गए। और इसके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल शो होना चाहिए। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सभी गवर्नमेंट्स को एक साथ आना होगा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सर क्रीक से संबंधित है। सर क्रीक जिसको लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले कंटेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। कंटेक्स्ट देखो ये है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ सिंह, वो गुजरात में गए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक पे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हम ना पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा पाकिस्तान को दी गई सर क्रीक इशू के ऊपर। सर क्रीक है क्या, आप पहले डिस्प्यूट समझिए। सर क्रीक देखो 96 किलोमीटर की ना एक एस्चुरी है। ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान का सिंध का एरिया है, ये हमारा गुजरात है। तो ये जो सर क्रीक आपको दिख रहे हैं ना, ये एक पानी की पट्टी है, एस्चुरी है, टोटल 96 किलोमीटर की है, समझे। गुजरात और सिंध के बीच में है और इसी को लेके, इस पानी की पट्टी को लेके यानी एस्चुरी को लेके डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डिस्प्यूट क्यों है वो भी हम जानेंगे, बट उससे पहले देखो लोकेशन थोड़ा मैं और डिटेल से बता देता हूं, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पानी की पट्टी को लेके विवाद है, ये अरेबियन सी में मिलती है पानी की पट्टी, और ये ना दलदली इलाका है, टाइडल एस्चुरी है, मतलब सिंपल भाषा में जहां पे समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है, जहां पे समुद्र के हाई टाइड और लो टाइड का असर होता है। ये देखो एक तरफ इंडिया में गुजरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस के बीच में है, दलदली इलाका है ये जो आप पानी की पट्टी देख रहे हो ना, ये है मार्शलैंड यानी दलदली इलाका, यहां कोई रहता नहीं है, ये अनइनहैबिटेटेड एरिया है, आना जाना बहुत मुश्किल है और टाइड्स का असर बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं ना, सिर्फ वही यहां पे नेविगेट कर सकते हैं, यहां से गुजर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे दलदली इलाके को लेके विवाद है क्यों इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पहले विवाद की कहानी सुनिए। विवाद स्टार्ट होता है 1914 से। उस समय देखो, उस समय एक तरफ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दूसरी तरफ था कच्छ का प्रिंसली स्टेट। दोनों के बीच में विवाद था कि बॉर्डर जो है वो कहां पे शुरू होता है। दोनों उस समय, क्योंकि देश तो आजाद हुआ नहीं था, इंडिया पाकिस्तान एक था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड कच्छ प्रिंसली स्टेट के बीच में विवाद था बाउंड्री को लेके। तो पाकिस्तान का दावा यह है कि 1914 में जब इन दोनों ने मैप शेयर किया था ना, तो यह डिसाइड हुआ था कि ये जो ग्रीन लाइन है ना, जो आप देख रहे हो, जो ये ग्रीन लाइन है, इसके आगे का जो एरिया था वो कच्छ, और इसके वेस्ट में जो एरिया है वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि बाद में डिवाइड करके चला गया पाकिस्तान के पास। मतलब कुछ इलाका सिंध वाला जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया डिवाइड होके। तो पाकिस्तान कहता है अभी जो ये ग्रीन लाइन है ना, यही बॉर्डर होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, समझे। अगर पाकिस्तान की बात मान ले तो ये सारा जो फिर पट्टी है ना, पूरी की पूरी सर क्रीक है 96 किलोमीटर की, ये फिर पाकिस्तान के पास चली जाती है। अगर हम मान ले कि ग्रीन लाइन जो है ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अगर ये मान ले तो सारी पट्टी चली जाएगी पाकिस्तान के पास में। बट इंडिया का क्या दावा है, इंडिया एक प्रिंसिपल का नाम लेता है जिसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग प्रिंसिपल देखो ये बोलता है कि अगर देखो दो देशों के बीच में बाउंड्री एक ऐसी नदी या फिर एक ऐसा वाटर बॉडी है जिसमें नेविगेशन हो सकता है, तो बाउंड्री लाइन फिर देखो उस पानी की पट्टी के बीचों बीच गुजरेगी, समझे। तो इंडिया ये कहता है कि बाउंड्री लाइन जो गुजरनी चाहिए ना, वो इस सर क्रीक के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, मतलब सर क्रीक का डिवीजन हो आधा आधा। ये इंडिया का दावा है और इंडिया बोलता है हम ऐसा बोल रहे हैं थालवेग डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग,
क्योंकि देखो इस सरक्रीक में चाहे एक्सपर्ट नेविगेट कर सकता है, लेकिन कर तो सकता है हाई टाइड के दौरान। तो इसलिए इस सरक्रीक का ना जो बाउंड्री लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो सरक्रीक के बीच से गुजरनी चाहिए। आप बोलोगे छोटा सा दलदली इलाका इंडिया को मिल गया तो क्या ही मिल जाएगा? अरे नहीं, बात दलदली इलाके की नहीं है, बात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की है। अगर बाउंड्री लाइन इस सरक्रीक के बीचों बीच से गुजरेगी ना, इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझते हो ना? बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जब देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री सरक्रीक के बीच से गुजरेगी ना, तो इंडिया को एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा। यह फायदा है। इसलिए इंडिया बोल रहा है कि बाउंड्री लाइन बीच से गुजरनी चाहिए। और वैसे भी देखो ये हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट है, सरक्रीक का जो रीजन है। आपको पता है 26/11 का जो अटैक हुआ था वो यहीं से हुआ था, मतलब समुद्र के रास्ते से आए थे जो आतंकवादी थे। और इसके अलावा यहाँ पे ना मेजर पोर्ट्स हैं आसपास, कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो पोर्ट्स की सुरक्षा के लिए भी सरक्रीक का रीजन इंपॉर्टेंट है। फिर ये माना जाता है कि यहाँ पे ना सरक्रीक के पास में बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस है जिसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और जियो पॉलिटिकल रीजन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सरक्रीक का एरिया है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट है यहाँ जहाँ से ना हम अरेबियन सी में पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है सरक्रीक की। लेकिन देखो नई चुनौतियाँ भी हैं। नई चुनौतियाँ किस प्रकार से? जैसे आपको पता है वार का जो नेचर है ना वो चेंज हो रहा है। वार का नेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ड्रोन से अब अटैक होता है। तो इस दलदली इलाके में भी ना पाकिस्तान ड्रोन की सहायता से अटैक कर सकता है। और दूसरी चिंता का कारण ये है सरक्रीक के पास ना पाकिस्तान की साइड में चाइना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है। अब कहने को चाइना बोलता है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कल को उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ना चाइना मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है। तो टू फ्रंट वार का खतरा ना यहां से भी है, सरक्रीक की साइड से भी है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आई थी 1968 में। तो ये जो रिपोर्ट है ना, एक पॉइंट देखो आर्टिकल में ये भी है, इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है 1968 की। इसमें देखो ये बोला गया था कि ना कभी भी इस इशू पे ना एग्रीमेंट हुआ नहीं था, मतलब कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है कि ये ग्रीन लाइन जो है ये सेटल्ड लाइन है प्रिंसली स्टेट कच्छ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में, नहीं। तो इसी वजह से जो ये डिस्प्यूट है पूरी तरह से सोल्व हुआ नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ये भी बोलता है कि जो रेजोल्यूशन की बात पाकिस्तान करता है ना 1914 में, ये जो रेजोल्यूशन था 1925 में रिवाइज किया गया था। तो दोनों देशों के ना अपने अपने अलग से क्लेम्स हैं। और चूंकि देखो एग्जैक्ट जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे डिफाइन नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कई बार इंडिया पाकिस्तान के मछुआरों को पकड़ लेता है, पाकिस्तान इंडिया के मछुआरों को पकड़ लेता है। तो उस प्रकार से ये ह्यूमैनिटेरियन इशू भी बन जाता है। तो कुल मिला के देखो यही डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सरक्रीक जो डिस्प्यूट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया ना एक मल्टी हैजार्ड कंट्री है। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन में ना अलग अलग डिजास्टर्स का रिस्क है। जैसे नॉर्थ में अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। साउथ और ईस्ट में साइक्लोन्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। प्लेन एरियाज़ में फ्लड्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। अर्बन इंडिया में हीट वेव्स और अर्बन फ्लड्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इसलिए ना अगर इंडिया को डिजास्टर से निपटना है ना, तो एक मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच जरूरी है। कौन डिजास्टर को निपटता है हमारे देश में? होम मिनिस्ट्री यानी MHA। इसके अलावा देखो NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये दोनों ना पोस्ट डिजास्टर के साथ साथ, मतलब डिजास्टर आने के बाद में कैसे निपटना है, उसके साथ साथ इवन प्री डिजास्टर भी देखते हैं कि डिजास्टर आने से पहले की तैयारी करना, दोनों यही देखते हैं। और ना इनका एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है दोनों का, होम मिनिस्ट्री का और NDMA का। प्राइम मिनिस्टर ने ना अपना 10 पॉइंट एजेंडा दिया था 2016 में
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। तो ये प्रधानमंत्री का जो 10 पॉइंट एजेंडा था ना, कैसे डिजास्टर्स के रिस्क को कम किया जाए, ये 10 पॉइंट का एजेंडा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है एमएचए के लिए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए, और एनडीएमए के लिए। समझे? अब इसके बाद राइटर बोलते हैं 2021 में ना फाइनेंस कमीशन ने एक अच्छा काम किया था। 15 फाइनेंस कमीशन ने अपना प्लान दिया था 2021 से लेकर 2026 के लिए। तो इस 15 फाइनेंस कमीशन ने ना एक गेम चेंजिंग काम किया था। पहले देखो सिर्फ ना रिलीफ पे पैसा मिलता था, डिजास्टर आ गया, नुकसान हो गया, अब लोगों को रिलीफ देना है तो सिर्फ इसके लिए पैसा मिलता था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने ना एक अच्छा काम यह किया, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा था ना वो प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए भी एलोकेट किया गया। मतलब डिजास्टर के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए भी पैसा एलोकेट किया गया। कमीशन ने ना टोटल पैसा एलोकेट किया 2,28,000 करोड़। समझ गए? मतलब लगभग $30 बिलियन। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और फंड का ब्रेकडाउन किस प्रकार से था? फंड का ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है, ये देखो। 30% पैसा खर्च होगा प्री डिजास्टर फेज पे, मतलब डिजास्टर से निपटने की तैयारी करनी है डिजास्टर के आने से पहले। और इस 30% में भी 10% पैसा खर्च होगा प्रिपेयर्डनेस पे, यानी तैयारी पे, प्लस में कैपेसिटी बिल्डिंग पे। जैसे साइक्लोन से निपटने के लिए साइक्लोन शेल्टर बनाने हैं, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, तो इसके लिए 10% पैसा खर्च होगा। और 20% होगा मिटिगेशन पे, मतलब डिजास्टर को कम करने पे। दो चीजें होती है ना, एक होता है मिटिगेशन, एक होता है एडेप्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज से एडेप्टेशन मतलब ये मान के चलना कि क्लाइमेट तो चेंज होगा, अब हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि जो बदलते मौसम के हिसाब से अनुकूल हो। मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करना, एमिशन वगैरह एड्रेस करना। समझ गए? तो 30% पैसा, मान लीजिए 100 रुपए एलोकेट हुए तो 30 रुपए हुए प्री डिजास्टर फेज पे, और 30 रुपए में भी 10 हुए तैयारी पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे, बाकी 20 हुए मिटिगेशन पे, यानी डिजास्टर को आने से रोका जा सके, मिटिगेट किया जा सके कि डिजास्टर आए ना। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है यार, जैसे लैंडस्लाइड्स है, पहाड़ों में हम पेड़ वगैरह ज्यादा उगा देते हैं तो मिट्टी नीचे नहीं आएगी, डिजास्टर को हम कम कर रहे हैं, चांसेस को कम कर रहे हैं, डिजास्टर नहीं आएगा। बाकी 70% पैसा किस पे खर्च करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने बोला? पोस्ट डिजास्टर फेज। पोस्ट डिजास्टर फेज मतलब डिजास्टर आ गया है, उसमें से 70 में से 40 जो रुपए हैं वो खर्च होंगे रिस्पॉन्स पे। डिजास्टर आ गया है तो तुरंत रिस्पॉन्स करना है ना उस पे, और बाकी 30 रुपए खर्च होंगे रिकंस्ट्रक्शन पे, कि डिजास्टर आ गया है तो फिर घर बार दोबारा से बनाने पड़ेंगे, नुकसान हुआ है तो 30 रुपए खर्च होंगे उस पे। तो टोटल जो पैसे एलोकेट किए ना फाइनेंस कमीशन ने, उसका ब्रेकडाउन मैंने बता दिया आपको, इस स्लाइड पे पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। पहले जो पैसा रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता ना, वो देखो मल्टीलेटरल डेट इंस्ट्रूमेंट से आता था, मतलब लोन लेने से आता था। अब वो डोमेस्टिक एलोकेशन से कवर हो जाता है, ये अच्छी चीज है। अब देखो ये देखते हैं कि प्री डिजास्टर साइड पे क्या क्या काम हुआ है, यानी डिजास्टर से आने से पहले ही तैयारी की जाए उस पे क्या क्या काम हुआ है। तो राइटर बोलते हैं जैसे देखो फायर सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन है, हमारे देश में ना आग लगने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं फायर सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन पे। इसके अलावा आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र, ये लोग कौन है? ये स्पेशल वॉलंटियर्स हैं जो देखो डिजास्टर आने पे ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनेंगे। जैसे देखो टीयर 2 टाउन है या फिर टीयर 3 टाउन है, इंदौर जैसे, पुणे जैसे, यहां पे ये आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र यानी वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेन किए गए हैं, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेंगे जब तक सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या फिर सरकार की मदद करेंगे। तो ये चीज हुई है। तीसरी चीज क्या हुई है? तीसरी चीज देखो NIDM एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इस इंस्टीट्यूट को मजबूत किया गया है। NIDM के ना 3 गोल हैं, ट्रेनिंग यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फोर्स है, ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट पर रिसर्च, और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड में लेके आना। तो 3 गोल्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत किया गया है। अब काफी सारे कोर्सेज चलते हैं,
36 अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। और एम इस इंस्टीट्यूट का ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को ना पंचायत लेवल तक लाया जाए। जैसे बिहार फ्लड्स के टाइम पे ना इवन पंचायतों की ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे रेस्क्यू करना है, अगर कोई फंस जाए कैसे निपटना है, वो सारी चीजें। फिर इसके अलावा बाद में हम मिटिगेशन फंड की बात करें। मिटिगेशन फंड मतलब डिजास्टर को आने से रोकना। तो 10,000 करोड़ के ना मिटिगेशन जो प्रोजेक्ट्स है ना वो अप्रूव हो चुके हैं। क्या खास बात है इन प्रोजेक्ट्स की? ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये देखो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बताया ना मैंने आपको। जैसे देखो लैंडस्लाइड्स का रिस्क है, लैंडस्लाइड्स का रिस्क है तो पहाड़ों में आपने पेड़ ज्यादा उगा दिए ताकि लैंडस्लाइड्स का रिस्क कम हो जाए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल है नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोग्राम 2011 से 22 के बीच का है। 5,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं ताकि कोस्टल कम्युनिटीज को साइक्लोन से बचाया जा सके। 8 राज्यों में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे इसमें ना 7 डे अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया है, मतलब अब बहुत जल्दी वार्निंग दे दी जाती है साइक्लोन आने से पहले ही, ताकि लोग तैयारी कर सकें। पहले तो 48 घंटे पहले बताया जाता था सरकार के द्वारा, लेकिन अब हमारी कैपेसिटी है कि हम 7 दिन पहले बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, 1 हफ्ते बाद। साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। और साइक्लोन शेल्टर जो है ना आम दिनों में कम्युनिटी हॉल का काम करते हैं, लेकिन साइक्लोन आने की सूरत में वही कम्युनिटी हॉल लोगों को एकोमोडेट करते हैं शेल्टर से बचाने के लिए। तो जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है ना, एनडीएमए की गाइडलाइंस ने ना स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाया है, मतलब बनाया भी है और अलग अलग स्टेट्स को भी बोला है कि आप अपने हिसाब से जो जो डिजास्टर आपके राज्य में आते हैं ना उसके स्पेसिफिक आप भी प्लान बनाइए। जैसे अर्बन फ्लड्स हैं, अब कई राज्यों में ना अर्बन फ्लड्स ज़्यादा आती है। मान लीजिए जैसे जहाँ फॉर एग्जांपल चेन्नई जैसे शहर हैं, मुंबई में भी अर्बन फ्लड आती है। तो इन राज्यों को बोला गया है, इन सिटीज़ के राज्यों को बोला गया है कि आप ग्रीन स्पेस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ना शहर कंक्रीट का जंगल बन जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिजुवनेट करो ताकि पानी की निकासी हो सके। फिर लैंडस्लाइड्स है, जैसे लैंडस्लाइड्स के लिए बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बताए गए हैं कि जैसे ना वो पहाड़ जहां पे बिल्कुल स्टीप स्लोप है ना, स्टीप स्लोप मतलब जहां पे मिट्टी नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे बल्कि प्लांटेशन पे और भी ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ना पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखें और मिट्टी नीचे ना आए, लैंडस्लाइड ना हो। फिर जैसे ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक में क्या होता है कि ग्लेशियर पिघल के पानी एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, लेक बन जाता है, बाद में वो लेक फट जाती है और पानी एकदम से नीचे आ जाता है। तो इसकी ना पहले से मॉनिटरिंग हो। जैसे फॉरेस्ट फायर हैं, अब फॉरेस्ट फायर की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो जो फॉरेस्ट फायर का सीजन है ना वहाँ पे स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फायर ब्रेक लाइंस क्रिएट की जाए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ताकि फॉरेस्ट फायर लगती भी है तो वो आगे ना बढ़ सके। तो ये पहले से तैयारियां हैं, समझ गए? इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो पिछले कुछ सालों में ना सरकार ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में, मतलब अलग अलग जो हजार्ड्स है ना उनके बारे में पहले से वार्निंग देने के लिए सरकार ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। जैसे बारिश है, पहले से अपने मोबाइल पे अलर्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा बारिश आने की संभावना है, थंडर स्ट्रॉम आने की संभावना है। टीवी पे मैसेज आ जाते हैं, रेडियो पे आ जाते हैं, मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं। हाई रिस्क एरिया में मॉक ड्रिल समय समय पे कंडक्ट की जाती है, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की हैं। और देखो एक चीज़ राइटर बोलते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इसका इम्पैक्ट देखो लोकल नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंडिया ने ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था CDRI, यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2019 में लॉन्च किया था UN की सपोर्ट की सहायता से, और अभी तक ना 30 से ज़्यादा देश इस इनिशिएटिव के पार्ट बन चुके हैं। फोकस क्या है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिस पर ना क्लाइमेट का जो असर है ना क्लाइमेट चेंज का वो कम से कम हो, समझ गए? इसके अलावा देखो G20 हो गया, SCO, BIMSTEC, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है डिजास्टर से निपटने के लिए। मतलब वर्ल्ड के अलग अलग देशों से इंडिया कोऑपरेट करता है मिल के डिजास्टर से कैसे निपटा जाए।
इंडिया का जो टेम्पलेट है ना डिजास्टर से निपटने का, वो डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब देशों के बहुत काम आ रहा है, ऐसा राइटर बोलते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला जाता है? देखो, कुल मिला के इंडिया का जो ये डिजास्टर से निपटने का मॉडल है ना, इवोल्व हुआ है। हमने अब प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। पहले हम डिजास्टर के आने के बाद क्या किया जाए उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब डिजास्टर से आने से पहले ही तैयारी की जाए, इस चीज़ पे हमारा फोकस ज़्यादा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में ना क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।